नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी बढ़िया होगा और आप लोगों की पढ़ाई और लिखाई काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं हूं शिवम और मैं हमेशा की तरह आज भी लेकर आया हूं डेली करंट अफेयर्स को। ओके, आज है 23 जुलाई और हम लोग आने वाले कुछ समय में आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे और साथ ही साथ होगा आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो मैप ऑफ द डे होता है। ओके, उसमें मैंने जैसा कि कल आपको बताया था कि हम कुछ नए कंटिनेंट के बारे में जानेंगे, तो आज हम नए कंटिनेंट को करेंगे। बाकी जो 23 जुलाई का 23 जुलाई का जो आज दिन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है कि आज से टोक्यो में हमारी क्या है, ओलंपिक की शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों, हमारी ओर से, आपकी ओर से भी जितने भी खिलाड़ी गए हैं टोक्यो में भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक में, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा गोल्ड जरूर लाइए आप लोग। ओके, गोल्ड की जो लालसा है हम लोगों का ना, उसे कम कीजिए, क्योंकि गोल्ड तो गोल्ड हो गए है, चाहे वो लड़का लावे या लड़की। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, फिर जानेंगे धीरे धीरे। ओलंपिक की बातें भी होगी, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा, कोई लोग मेडल जीतेंगे, कोई हारेंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। उसके पहले उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दिया होगा। यदि अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए, और पुराने लोग प्लीज़ बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए। ओके, ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक नया कंटिनेंट हाजिर है आज। ओके, और इस कंटिनेंट का नाम ओसेनिया है। बहुत सारे लोग इसे ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के नाम से भी जानते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इस पूरे कंटिनेंट में पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया लगभग फैला हुआ है। ये देखिए, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और ओशेनिया, इसे दोनों नाम से जानते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, इस कंटिनेंट को कंटिनेंट्स ऑफ आइलैंड, मतलब कि द्वीपों का महादेश के नाम से जाना जाता है। ओके, इस कंटिनेंट में बहुत सारी बातें तो है नहीं, कुछ कंट्रीज के बारे में आज जानेंगे। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग कल ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे, फिर अगले दिन न्यूजीलैंड के बारे में, उसके बाद इसका काम तमाम। ओके, तो सबसे पहले आज सारे कंट्रीज को जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ओके, वैसे तो दोस्तों इस कंटिनेंट में 14 के आसपास देश है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ ही देश है। ओके, और उसके बारे में आप लोग ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया के पास ही आएंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, आपको पता होगा। ओके, इसके बाद आएंगे हम लोग फिजी के पास में। फिजी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना? ये देखिए, ये हमारा फिजी है। इसकी यदि राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी सुबा है। बाकी और बहुत सारा है जिसके बारे में तो हमारा इम्पोर्टेंट है नहीं। हम इसके बाद डायरेक्ट चलेंगे अपना न्यूजीलैंड के पास में। ये हमारा न्यूजीलैंड किधर गया? हाँ, ये न्यूजीलैंड है भाई साहब। न्यूजीलैंड कहाँ है? हाँ भाई साहब, न्यूजीलैंड इधर है। ये न्यूजीलैंड है। इसकी राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेलिंगटन इसकी राजधानी है। और वेलिंगटन जो इसकी राजधानी है वो सबसे साउथ में स्थित राजधानी है, मतलब इससे साउथ में कोई भी राजधानी स्थित नहीं है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, वेलिंगटन किसकी राजधानी है? न्यूजीलैंड की। ये सारा ही फेमस है, बस इतना ही आपको जानना है। फिर जानेंगे पापुआ न्यू गिनिया के बारे में। इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, तो इसका कैपिटल भी ध्यान रखिएगा, पोर्ट मोरिस्बी। ओके, और बाकी एगो सोलोमन आइलैंड है, उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिएगा कि उसके बारे में कभी कभार पूछ देता है कि हाँ भाई, सोलोमन आइलैंड से ही बगल में है पापुआ न्यू गिनिया के। ये सोलोमन आइलैंड्स की भी राजधानी कहाँ है? ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, होनियारा। ठीक है, होनियारा इसकी राजधानी है। बाकी और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही ऑस्ट्रेलिया, फिर मैंने न्यूजीलैंड बताया था, फिर मैंने फिजी बताया था, पापुआ न्यू गिनिया, सोलोमन, यही 4-5 देश है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी फिर आपको सामोआ, किरिबती वगैरह वगैरह भी दिख रहा होगा, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यही 4-5 देश है जो कि इम्पोर्टेंट है। हम कल क्या करेंगे? ऑस्ट्रेलिया के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा ओसेनिया का परिचय। ओके, जो कि पूरा का पूरा ओशियन में ही बसा हुआ है, इसलिए इसको ओशेनिया बोलते हैं। और इसका सबसे बड़ा कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए इस कंटिनेंट को ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट भी कहते हैं। ओके, अब कल हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिटेल से जानेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ओके, तो आइए अब अपने पहले प्रश्न से आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक लाइक के बटन को अवश्य दबा लिया होगा। यदि अभी तक प्रेस नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। ओके, पहला प्रश्न है कि भारत सरकार किस शहर के गौतम बुद्ध नगर में एक भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू सेट अप एन इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट इन गौतम बुद्ध नगर इन विच सिटी? शायद ये कल का प्रश्न है, लेकिन जान लीजिए फिर से। आपके ऑप्शन है पुणे, नोएडा, अहमदाबाद, वाराणसी। दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर आप लोगों को पता होगा कि ये नोएडा में स्थित है। ओके, तो नोएडा में ही देश का पहला हेरिटेज इंस्टीट्यूट होगा। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, इसमें
आपको हेरिटेज से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज कराए जाएंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और बातों को कि भारत सरकार नोएडा गौतम बुद्ध नगर में एक भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करेगी। ओके, यह एक ऐसा निकाय होगा जिसके तहत भारत के सभी विरासत संस्थान संचालित होंगे। यह संस्थान देश में अपनी तरह का एक अकेला संस्थान होगा। यह भारत की समृद्ध विरासत के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। सिंपल सा बात है कि नोएडा में बनेगा देश का पहला हेरिटेज इंस्टीट्यूट, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि हाल ही में एरियल हेनरी को किस देश के प्रधानमंत्री बनाया गया है। रिसेंटली एरियल हेनरी हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। आपके ऑप्शन से स्वीडन, हैती, गुआना और जमैका। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैती। ओके, देखिए दोस्तों क्या हुआ था कुछ दिन पहले कि राष्ट्रपति, हैती के जो राष्ट्रपति थे जोवेनल मोइस, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो जोवेनल मोइस की हत्या के कारण चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के बीच एरियल हेनरी हैती के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ओके, हत्या से कुछ दिन पहले ही हेनरी को मोइस द्वारा देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। ठीक है भाई, सितंबर 2021 में नए प्रधानमंत्री के चुने जाने तक एरियल हेनरी देश का नेतृत्व करेंगे। ये बात भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इसमें और ज़्यादा कुछ बात है नहीं, बस ध्यान रखिएगा कि एरियल हेनरी जो है अभी हाल फिलहाल में हैती के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में यूनेस्को ने किस स्थल को विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया है। विच साइट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को रिसेंटली। आपके ऑप्शन है येलोस्टोन नेशनल पार्क, वेटिकन सिटी, ग्रेट बैरियर रीफ और लिवरपूल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लिवरपूल। लिवरपूल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों येलोस्टोन नेशनल पार्क देखकर मुझे एक बात याद आ गई, उसके बारे में पहले बताऊंगा, उसके बाद चर्चा करूंगा लिवरपूल पर। तो येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है दोस्तों, ये पूरा विश्व का पहला नेशनल पार्क है। ओके, पूरा विश्व का पहला नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि यूएसए अमेरिका के अंदर है। तो ध्यान रखिएगा, इसी के अंदर हॉट वाटर स्प्रिंग करके एक है कुछ। ओके, हाँ, अब मैं बात करता हूँ लिवरपूल की। ठीक है ना, तो लिवरपूल है दोस्तों, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटने वाली तीसरी, कुल मिलाकर तीसरी जगह है। ओके, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से पहला साइट कौन रिमूव किया गया था। ओके, बाकी देखते हैं कुछ और बातों को कि यूनेस्को ने लिवरपूल को विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया है। ओके, यह प्रतिष्ठित सूची से हटाने वाली तीसरी साइट होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, शहर में नई इमारतों की योजनाएं बनाई जा रही है। इन्हीं चिंताओं के कारण लिवरपूल को इस सूची से हटा दिया गया है। समिति के अनुसार वो साइट की विक्टोरियन विरासत को कमज़ोर कर देंगे। ठीक है, तो चूंकि लिवरपूल में अब आधुनिकीकरण होने वाला है, इसलिए उन्हें लगा कि ये जो हमारा पुराना वाला जो संस्कृति है उसको मिटा देगा, इसलिए उसको हटा दिया गया है। सिंपल सा ये बात है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या है कि इनमें से किस ग्लेशियर में 15,000 वर्ष पुराने वायरस की खोज की गई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स 15,000 ईयर्स ओल्ड वायरस बार डिस्कवर्ड। आपके ऑप्शन है तिब्बती ग्लेशियर, हिमाद्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, और इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तिब्बती ग्लेशियर। तिब्बती ग्लेशियर मतलब तिब्बत का जो ग्लेशियर है वो तिब्बती ग्लेशियर हो गया। तो तिब्बती ग्लेशियर में दोस्तों 15,000 साल पहले पुरानी वायरस की खोज की गई है। ओके, देखिए बर्फ़ में अभी तक वायरस मिल गया है। ठीक है ना, जानते इसके बारे में कि वैज्ञानिकों के एक समूह ने प्राचीन वायरस की खोज की है जो तिब्बती ग्लेशियरों में लगभग 15,000 वर्षों से जमे हुए हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों ने चीन के तिब्बती पठार से लिए गए बर्फ़ के 2 नमूनों में वायरस पाया। ओके, इनमें से अधिकांश वायरस किसी भी वायरस के विपरीत है जिन्हें आज तक सूचीबद्ध किया है, मतलब कि नए नए टाइप के वायरस है, क्योंकि वे हजारों वर्षों से जमे हुए हैं। अध्ययन के निष्कर्ष एक विज्ञान पत्रिका माइक्रोबायोम में प्रकाशित हुए। इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ध्यान रखिएगा कि तिब्बती ग्लेशियर में अभी हाल फिलहाल में नए वायरस मिले हैं। ओके, बाकी हिमाद्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर के बारे में तो आप लोग कभी ना कभी सुने ही होंगे। हिमाद्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना और हिमाद्री ग्लेशियर से गंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शायद हिमाद्री ग्लेशियर से गंगा नहीं, गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है। विच स्कीम हैज़ रिसेंटली बीन एक्सटेंडेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट टिल द ईयर 2025। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा दोस्तों इस प्रश्न को। इस प्रश्न का ऑप्शन है आपके सामने स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कौन सा भाई,
स्टैंड अप इंडिया योजना। ओके, केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, इस योजना को अप्रैल 2016 में लागू किया गया था दोस्तों। क्यों भाई? ताकि आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आप लोग अपना रोजगार शुरू कर सके, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना था। तो आप लोगों के सामने पूरा का पूरा पता चल गया कि स्टैंड अप इंडिया योजना क्या था भाई। तो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किसको किसको, हर एक बैंक को, या तो SC/ST कैंडिडेट को या फिर एक महिला को कम से कम 10 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना इसका एम था, और जिसे कि अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वेयर वाज द चाइल्ड सर्विस स्कीम लॉन्च्ड रिसेंटली फॉर द चिल्ड्रेन ऑर्फेन्ड बाय कोरोना? आपके ऑप्शन है बिहार, MP, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। आपको योगी आदित्यनाथ भाई साहब दिख रहे होंगे। ओके, तो इन्हीं के द्वारा, मतलब इनकी सरकार के द्वारा अनाथ बच्चों के लिए जो कि कोरोना के कारण हुए हैं, बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है। बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश अभी लाइमलाइट में इसलिए भी रहा था क्योंकि ये 2 बच्चों वाली रूल बनाया है। मतलब इसका सिंपल सा कहने का मतलब उत्तर प्रदेश का था कि 2 बच्चे हैं मिट्टी की, उससे ज़्यादा, हाँ आपको पता है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश की सरकार बोली कि यदि आपके घर में 2 से अधिक बच्चे होंगे तो आपको नौकरी बाल या मतलब सरकार का कोई भी सुख सुविधा आपको नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की ओर से। सिंपल सा बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से किस फुटबॉलर को सम्मानित किया गया है? बीच फुटबॉलर वाज अवार्डेड द AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-2021। आपके ऑप्शन है सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश झिंगन एंड सहल अब्दुल समद। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संदेश झिंगन। ये संदेश झिंगन है, इन्हें AIFF के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 नामित किया गया है। आप लोग आज का दूसरा प्रश्न है कि AIFF का फुल फॉर्म बताइएगा। ओके, ऑल इंडिया कुछ होगा, आप बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में देश का पहला म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ संग्रहालय कहाँ बनने वाला है? वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ गोइंग टू बी बिल्ट रिसेंटली? आपके ऑप्शन है बिलासपुर, उदयपुर, इंदौर और पुणे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बिलासपुर। ओके, बिलासपुर में देश का पहला म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ संग्रहालय, शक्तिपीठ माँ दुर्गा से रिलेटेड है, तो उनका संग्रहालय बनने वाला है पहली बार भारत में। कहीं कहाँ भाई? तो बिलासपुर में। ओके, ज़्यादा कुछ तो था नहीं इसके बारे में। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा जानते चलिए आप लोग कि पाई सन्निकटन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज पाई अप्रॉक्सीमेशन डे सेलिब्रेटेड? देखिए दोस्तों, पाई का मान क्या होता है? 2 बातें इसकी ध्यान रखिएगा, दोनों आसानी से समझ जाइएगा। पाई का मान है 3.14 जानते हैं, अच्छा, और एक मान आप लोग जानते हैं 22/7। तो 22/7 है दोस्तों, ये कैसे मान पड़ा? सिंपल सा देखिए, 22 मतलब कि 22 तारीख और 7 मतलब कि जुलाई। तो 22 जुलाई, ओके, 22 जुलाई को ये किया गया था, इसलिए इसका 22/7 वैल्यू है। और 22 को ही हम लोग 22 जुलाई को पाई का अप्रोक्सीमेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। और एक थोड़ा सा मार्च में आइए, कब? 3.14 है ना, तो मार्च में आइए, मतलब 14 मार्च को एक मनाया जाता है पाई सन्निकटन दिवस। ओके, मतलब पाई दिवस। ये 14 मार्च जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन के समानुपाती भी है, मतलब मेल भी खाता है। ओके, तो इसलिए 2 दिन मनाते हैं। बाकी बातें क्लियर यदि नहीं हुई तो मैं नीचे पढ़ूंगा, साफ साफ क्रिस्टल क्लियर होगी। क्या भाई? कि पाई का मान 22/7 होने के कारण हर साल 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है, मतलब 22/7 मतलब 22 जुलाई। ठीक है, ओके। जबकि पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है, जो 3.14 के अनुमानित मूल्य के समान है और अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन के साथ भी मेल खाता है। ओके, मतलब ये संख्याओं का खेल है। तो 22 जुलाई को मनाया गया पाई सन्निकटन दिवस, और उस दिन मनाया जाता है पाई दिवस बस। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा दलित बंधु की शुरुआत की जाएगी? विच स्टेट गवर्नमेंट विल स्टार्ट दलित बंधु इनिशिएटिव? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। ओके, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा, जो कि वर्तमान में के चंद्रशेखर राव हैं, अपनी सरकार की एक नई दलित सशक्तिकरण योजना अब दलित बंधु के नाम से लॉन्च करेंगे। ओके,
जिस योजना को दलित सशक्तिकरण योजना कहा जाना था उसका नाम बदलकर अब दलित बंधु योजना कर दिया गया है। इस योजना के तहत पात्र दलित परिवारों को, मतलब कि जो इसके एलिजिबल होंगे, उनके खाते में 10 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। ठीक है भाई। स्वीकृत राशि पात्र हितग्राहियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी, मतलब डायरेक्टली बैंक में चला जाएगा। तो दलित बंधु योजना तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। पहले इसका नाम दलित सशक्तिकरण योजना था, लेकिन अब इसे चेंज करके दलित बंधु के नाम से लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वयोवृद्ध उर्मिल कुमार थपलियाल का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? वेटरन उर्मिल कुमार थपलियाल पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? आपके ऑप्शन है लेखन, राजनीति, खेल और अभिनय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अभिनय। प्रसिद्ध रंगमंच व्यक्तित्व, अभिनेता और साहित्यकार उर्मिल कुमार थपलियाल का निधन हो गया है, जो कि एक्टिंग से रिलेटेड थे, अभिनय से रिलेटेड थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए किस शहर को मेजबान के रूप में वोट दिया है? विच सिटी हैज बीन वोटेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एज द होस्ट फॉर 2032 समर ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक साथ साथ चल रहा है। ये जो 2020 वाला है समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, ये दोनों टोक्यो में एक साथ हो रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। हाँ, अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों, उसके लिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। आपके ऑप्शन है मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, लॉस एंजल्स। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्बेन। 2032 में दोस्तों ब्रिस्बेन में समर ओलंपिक होगा, और शायद चांसेज ये हैं कि इस समर ओलंपिक में आपको क्रिकेट भी देखने को मिले। ओके, क्रिकेट, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। बाकी है कि 1956 में मेलबर्न और 2000 में सिडनी के बाद ब्रिस्बेन सारा ऑस्ट्रेलिया का शहर है। ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला तीसरा ऑस्ट्रेलियाई शहर है। ओके भाई, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया 3 अलग अलग शहरों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मंचन करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का एकमात्र दूसरा देश बन जाएगा। ओके, तो 2032 में सिडनी में होगा, अभी बहुत टाइम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में DRDO ने सतह से सतह में मार करने वाली किस किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? विच सरफेस टू एयर मिसाइल हैज बीन रिसेंटली टेस्ट फायर्ड बाय DRDO सक्सेसफुली? ओके, आपके ऑप्शन से उड़ान, आकाश NG, आकाश गंगा, बायो एनर्जी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आकाश NG। आकाश NG मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जो कि सरफेस टू एयर मार करती है। ओके दोस्तों, और ये सब ओडिशा के बालासोर वगैरह से किया जाता है, आपको पता ही होगा कि DRDO के द्वारा ओडिशा के तट एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। आकाश मिसाइल प्रणाली को हैदराबाद में DRDO की प्रयोगशाला द्वारा प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन के अन्य विंग के सहयोग से विकसित किया गया है। तो कौन सा था दोस्तों? आकाश मिसाइल अभी हाल फिलहाल में DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया, सरफेस टू एयर मार करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित की गई? ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन से सोनीपत हरियाणा, पानीपत, गुरुग्राम और अम्बाला। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोनीपत। ओके, हरियाणा का एक शहर है सोनीपत, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो सोनीपत में ही विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया, यूनिवर्सिटी समिट 2021। ओके, भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और संबोधित किया। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एजुकेशन मिनिस्टर वर्तमान में जो है श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। शिखर सम्मेलन का आयोजन सोनीपत हरियाणा में स्थित OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। ठीक है भाई, तो इतनी सारी बातें थी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर, देखते हैं क्या था कल का क्वेश्चन। तो कल का क्वेश्चन था कि 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों वर्ल्ड का कौन सा? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिया था यहाँ भाई कि वर्ल्ड का 5वां, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वर्ल्ड का 5वां बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश इंडिया बन गया है। ओके, जितने भी लोग सुनते हैं प्लीज़ आप लोग अपना रिस्पॉन्स दिया कीजिए। ओके, आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है। अब आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का प्रश्न है कि इंडियन नेशनल फ्लैग डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंडियन नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर?
आपके ऑप्शन से 23 जुलाई, 20 जुलाई, 22 जुलाई और 24 जुलाई। काफ़ी इजी प्रश्न है। इसके साथ साथ बताइएगा कि जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसके डिजाइन करता कौन थे। तो 2 प्रश्न इधर, 2 प्रश्न ऊपर, तो 4 प्रश्न का जवाब आपको देना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने जवाब के साथ रेडी रहिए। ओके दोस्तों, तो सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको सेशन काफ़ी बढ़िया लगा होगा। ओके, मैं शिवम इसी तरह से आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। शिवम साइनिंग ऑफ। टेक केयर।